स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसका अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसका भाग पहला है ये दोस्तों। इसके बाद में एक और वीडियो आएगा इसी लेसन का, तो 2 वीडियो में ये कंप्लीट लेसन आपको मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हैं सुरक्षा क्या है। तो देखिए सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का बुनियादी जो अर्थ है वो है खतरे से आज़ादी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, सुरक्षा का आधारभूत अर्थ क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब है खतरे से आज़ादी। अब अगला प्रश्न ये उठता है दोस्तों, तो ये पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ। अब अगला बिंदु ये है कि खतरा आखिर कौन सा खतरा, किससे खतरा है ना, किस विषय की हम बात कर रहे हैं। तो केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। यानी ऐसे अगर देखें तो हम हर जगह खतरा है। अगर आप बैठे हो कहीं पे तो भी खतरा है, घर से बाहर निकलना भी, आपको बाइक स्कूटी लेके निकलोगे, कार लेके निकलोगे तो एक्सीडेंट होने का डर है ना। तो हर जगह बीमारियों का डर है, सब डर है। तो हम किसको सुरक्षा से रखें, और इतना सुरक्षा का मामला बना देंगे तो फिर आपको हाथ पैर भी नहीं लगा सकते हो, उससे भी कहीं ना कहीं खतरा लगेगा। तो सुरक्षा का मतलब केवल वो है कि जीवन के केंद्रीय मूल्यों को जिन चीज़ों से खतरा हो, वो सुरक्षा के अंतर्गत हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सुरक्षा के अपने आप में एक बुनियादार धारणा है, यानी सुरक्षा का जो अर्थ है वो अनेक चीज़ों के इर्द गिर्द है। सुरक्षा का आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि सुरक्षा का मतलब यही होता है ना। तो कभी सुरक्षा का आप डीप अर्थ ले सकते हो, कभी बहुत व्यापक अर्थ लेना पड़ता है, कभी संकीर्ण अर्थ लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक अलग तरीके वे में सुरक्षा की बात करेंगे। हर व्यक्ति, हर देश के लिए सुरक्षा का अर्थ भिन्न भिन्न है। यानी भूखा व्यक्ति है वो कहेगा मुझे भूख से सुरक्षा चाहिए, लेकिन जो अगर कहीं दुश्मनों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में गिरा हो, वो कहेगा कि मुझे इनसे खतरा है, मुझे इनसे सुरक्षा चाहिए। तो यहाँ सुरक्षा का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो सुरक्षा के कितने प्रकार हैं, तो सुरक्षा बेसिकली 2 प्रकार की है, एक पारंपरिक सुरक्षा और एक अपारंपरिक सुरक्षा। ये ध्यान रखिए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुरक्षा के 2 प्रकार कौन कौन से, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारंपरिक सुरक्षा की। तो पारंपरिक सुरक्षा को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, पारंपरिक को बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। इसको सीधा सा अर्थ है दोस्तों पारंपरिक सुरक्षा की, ये एक देश है और ये इसकी मान लो बॉर्डर है ना, तो इस बॉर्डर के अंदर से भी खतरा है और बाहर से भी खतरा है। तो पहले हम बात करेंगे बाहरी सुरक्षा की। तो बाहरी सुरक्षा यानी खतरा कहाँ से है, या खतरा किन चीज़ों से, सैन्य खतरा, यानी कोई और देश जो है सैन्य हमला कर सकता है। तो खतरे का स्रोत कौन सा है, अन्य देश, कोई और देश है हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। हम पारंपरिक सुरक्षा के बाहरी सोर्स की बात कर रहे हैं, बाहरी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो इसमें केंद्रीय मूल्य कौन से हुए जिनकी हमें रक्षा करनी है, तो हमें संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, क्षेत्रीय अखंडता, देश की सुरक्षा है। यानी कुल मिला के संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता, ये भी अपना पे एक अच्छा प्रश्न है। पारंपरिक सुरक्षा के बाहरी सुरक्षा घटक के केंद्रीय मूल्य कौन सी है, तो कौन से हुए, संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता, और इसके अलावा एक नागरिकों का जीवन। फिर देखिए दोस्तों कि अगर युद्ध होते हैं, है ना, युद्ध क्यों होगा, क्योंकि ये देश है, इसके बाहर से कोई आपको अटैक कर रहा है, तो इसको आपको काउंटर करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, तो है ना। तब आपके पास में अगर युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में किसी देश के पास में कौन कौन से रास्ते रहते हैं, तो वो देखिए। तो पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व, है ना, पहला है आत्मसमर्पण। अगर कहीं युद्ध होता है तो देश के पास में सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है कि या तो समर्पण कर दें और सामने वाले की जो भी शर्तें हैं, जो भी बातें हैं वो मान लें और युद्ध को ख़त्म करें, बात को ख़त्म करें। लेकिन आत्मसमर्पण को कोई भी सरकार, चाहे कुछ भी हो, वो विदेश नीति के रूप में प्रोत्साहित नहीं कर सकती। विदेश नीति के रूप में वो क्लियर नहीं कहते कि हम आत्मसमर्पण कर लेंगे, कोई भी देश इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आत्मसमर्पण एक तरीका है। दूसरा है अवरोध। ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, अवरोध से क्या तात्पर्य है। तो अवरोध का अर्थ ये है युद्ध की आशंका को रोकना, युद्ध की आशंका को रोकना एक तरीके से। यानी युद्ध की आशंका को कैसे रोकना, यानी लगातार बातचीत करना, या फिर आपकी तैयारियां दिखाना, या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके युद्ध हो ही नहीं, है ना, इस तरह से आप युद्ध की आशंका को रोक सकते हो। यानी युद्ध ना हो, जो भी आशंका, तो उसको रोकना अवरोध कहलाता है। फिर तीसरा संतुलन। अगर फिर भी कोई लगे कि नहीं यार यहाँ पे युद्ध हो सकता है, तो किसी देश को क्या करना चाहिए, तीसरा रास्ता कौन सा है, उसे अपनी संतुलन मतलब अगर सामने वाला पावरफुल है
तो अपने देश को भी पावरफुल बनाओ। इसका मतलब हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, हथियार खरीदो नए नए, तो सैन्य शक्ति बढ़ेगी, हमारी आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत बढ़ेगी, तो फिर संतुलन हो जाएगा। और जब दो शक्तियाँ बराबर की होती है तो सामने वाला पक्ष भी जो है वो युद्ध कभी नहीं चाहता है फिर। तो संतुलन एक अपने आप में एक रास्ता है जहाँ पे युद्ध न करके आप संतुलन करें तो सुरक्षा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गठबंधन बनाना, यानी इसमें कई देश शामिल होते हैं। उद्देश्य है सैन्य हमले से रक्षा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वार्सा पैक्ट, नाटो, इसमें क्या होता है कि खूब सारे जो देश हैं वो अपनी कुछ शर्तें, अपने जो हित होते हैं उनको समान मानते हुए गठबंधन बना लेते हैं। गठबंधन का अर्थ ये हुआ कि गठबंधन में जितने भी देश शामिल हैं, बाहर का कोई एक देश या देशों का समूह है, अगर किसी एक देश के ऊपर भी अटैक करेगा तो सारे के सारे मिल के वापस उस पर अटैक करेंगे। तो गठबंधन में शामिल होने का फायदा ये है कि छोटे देशों को भी सुरक्षा का आश्वासन मिल जाता है। फिर ये जो गठबंधन होता है दोस्तों, ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। तो कोई भी देश गठबंधन में तभी शामिल होता है कि उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो। हर देश अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो गठबंधन में शामिल होगा। ऐसे ही नहीं कि उड़ते तीर ले लो कि मैं इस गठबंधन में शामिल हो जाता, नहीं, वो अपने हितों को, अपने देश की सुरक्षा के लिए गठबंधन में शामिल होते हैं। गठबंधन में और क्या होता है, एक लिखित संधि होती है। लिखित संधि का मतलब होता है कि लिखित प्रावधान होता है कि ये रूल्स रहेंगे, हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। मतलब कि हमें किन चीज़ों के कब किसको अटैक करना है, किसके लिए युद्ध करना है, ये सारी शर्तें क्लियर होती है गठबंधन में। फिर देखिए 9/11 की घटना। 9/11 की घटना जो है दोस्तों वो अमेरिका में घटी थी। एक्चुअली में अमेरिका में क्या है, जैसे अपने यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं, दिनांक की बात करते हैं, जैसे आज की तारीख की बात करें तो 19 फरवरी है ना, 19/2/2025 मान लो। तो आज 19 तारीख है तो 19/2/2025। लेकिन मान लो कि आप यहाँ लिखोगे तो ऐसे लिखा, 19/2 बोलते हैं और 19/2 ही लिखते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या करते हैं, महीना पहले लिखते हैं। मान लो यही आज की तारीख अमेरिका में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/19। 2/19 का मतलब दूसरा महीना है, 19 तारीख है। फिर 25। तो 9/11 की घटना का सीधा अर्थ ये है दोस्तों कि 9 पहले लिखा मतलब महीना पहले, फिर तारीख 11। 9/11 की घटना मतलब 11 सितंबर। क्या है, 11 सितंबर। 11 सितंबर को क्या हुआ था, यूएस में आतंकवादी हमला हुआ था। यानी कुछ आतंकवादियों ने उनके 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया और उन पे अटैक किया, जिसमें लगभग 3-3.5 हज़ार लोग मारे गए थे। और ये अमेरिका के आज़ादी मिलने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला था और इतने ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। अमेरिका इससे पहले डिनाई कर रहा था कि कोई आतंकवादी नहीं होते हैं, ऐसे हम नहीं मानते। लेकिन पहली बार जब उन्होंने इसका दंश झेला तो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और इसके लिए उन्होंने गठबंधन भी बनाए। इस तरीके से खूब सारी चीज़ें की है। अब देखिए पारंपरिक सुरक्षा की जो धारणा है उसमें आंतरिक सुरक्षा। तो बाह्य सुरक्षा हमने देखा, बाहरी सुरक्षा मतलब बाहर से ही अटैक होता है, सैन्य हमला होता है या आतंकवादी इस तरह के कोई होते हैं, और उसको काउंटर अटैक करने के लिए भी आपको सैन्य तैयारियां ही करनी पड़ती है कुल मिला के। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय और वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इसीलिए इन राष्ट्रों ने अपना ध्यान सीमा के पार खतरों पर केंद्रित किया। यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब हुआ, 1939 से 1945 तक। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि जो पश्चिमी देश हैं, जो पहले से विकसित देश हैं, इनको क्या हुआ कि अपने देश के भीतर वो सुरक्षित थे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ सब कुछ सही था। उनको खतरा था बाहर से। तो बाहर से खतरा है उसको फेस करने के लिए उन्होंने ऐसी ही तैयारी की ताकि उन्हें बाहर से जो खतरा है उसका सामना वो कर सकें। और क्या था, औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था। यहाँ औपनिवेशिक ताकत किनको कहेंगे, जैसे भारत पर जो है ब्रिटेन का शासन था, ठीक है, तो ब्रिटेन यहाँ पे औपनिवेशिक ताकत है। मान लो कोई देश है जिसपे फ्रांस का राज है तो फ्रांस वहाँ पे औपनिवेशिक ताकत है। और उपनिवेशों में, उपनिवेश का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, जो देश उसका गुलाम है। जैसे कि भारत गुलाम था ब्रिटेन का तो भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, है ना। तो उपनिवेशिक ताकतों मतलब जिसका राज है उनको उन देशों में जहाँ पे उनका राज है वहाँ पे खून खराबे का भय सता। उन्हें डर था कि यहाँ पे अब लोग आज़ादी मांगेंगे, लोग जागरूक हो गए हैं, ये क्रांति कर सकते हैं, हमारे खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, तो उनको खून खराबे का डर था। अंदरूनी सैन्य संघर्ष की आशंका। ऐसा भी हुआ है कि 1950 के बाद ऐसे जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, मतलब कोई कोई देश आज़ाद हुए, वहाँ पे क्या हुआ था कि अलग अलग विचारधारा के लोग अपने हिसाब से शासन सत्ता चलाना चाह रहे थे। तो एक तरीके से एक ही देश के भीतर
भी ये संभावनाएं थी कि युद्ध हो सकते हैं, गृह युद्ध छिड़ सकता है। नव स्वतंत्र देशों के सामने और कौन सी चुनौती थी? बाहर से तो था कि शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध क्या था दोस्तों? दो गुट हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी, इनके बीच में वैचारिक युद्ध था, यानी युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थितियां, दो महाशक्तियां जिनके साथ में अनेक देश जुड़ गए थे और वैचारिक मतभेद की वजह से वो टकराव हो रहे थे। एक का लीडर संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का लीडर, इसको पहली दुनिया कहते हैं, पूंजीवादी और अमेरिका के नेतृत्व में जो लोग थे पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले, और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था को मानने वाले जितने भी देश थे सोवियत गणराज्य के नेतृत्व में, तो इनके बीच में वैचारिक मतभेद था, यानी युद्ध नहीं होकर के युद्ध वाली परिस्थितियां थी। ऐसा लग रहा था कि अभी युद्ध हो सकता है, अभी युद्ध हो जाएगा ऐसे। तो ये जो माहौल बना हुआ था इसको शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध कब से कब था? 1945 से लेके जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991, ये कहलाता शीत युद्ध का दौर, 1945 से 1991। तो शीत युद्ध के कारण जो है वो बाहर से अटैक होने का डर था, क्योंकि कोई न कोई देश किसी न किसी गुट में चला गया, कुछ अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट में चले गए, कुछ सोवियत संघ के नेतृत्व जो गुट था उसमें चले गए, और अंदर से जो ये जो नए देश आज़ाद हो रहे थे इनको आंतरिक संघर्ष का भी डर था। अब हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। अब पारंपरिक सुरक्षा में ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों, इतना सा ध्यान रखना, पारंपरिक सुरक्षा का मतलब सीधा सा है बाहर से सैन्य हमला, किसी भी देश पर बाहर से सैन्य हमला, और अंदर की बात करें तो गृह युद्ध, है ना, ये दो खतरे रहते हैं। अब खतरे तो आपको समझ में आ गए, फिर उनकी पारंपरिक जो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हैं, है ना। तो इसमें देखिए पारंपरिक सुरक्षा में हिंसा का इस्तेमाल सीमित हो। पारंपरिक सुरक्षा में ये कहते हैं कि हिंसा का इस्तेमाल कम से कम हो या सीमित हो, जितना जरूरी उतना ही हिंसा का इस्तेमाल करें, इससे बढ़ चढ़कर नहीं। तो पहला रास्ता कौन सा है? युद्ध। तो इसमें युद्ध कहते हैं कि युद्ध उचित कारण से होना चाहिए, यानी आप ऐसे ही अनावश्यक युद्ध नहीं करो, आपको बहुत जरूरी लगे तो आपको युद्ध करना। और जरूरी कब लग सकता है? दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो है आत्मरक्षा, कि आपके ऊपर पहले से कोई आके अटैक करे तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध कर सकते हो, है ना। और दूसरा जनसंहार से बचाने के लिए, यानी मान लो कोई देश है उसके भीतर वहीं की सरकार है और अपने ही नागरिकों के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो वहाँ पे आप युद्ध कर सकते हो उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों के जीवन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक यूरोपीय अवधारणा है न्याय युद्ध। ये अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों, न्याय युद्ध से क्या तात्पर्य? अब देखो, युद्ध तो आपने सुना, फिर ये न्याय युद्ध फिर क्या होता है? तो जब संघर्ष को हल करने के अन्य सभी शांतिपूर्ण साधन समाप्त हो जाए, यानी कुल मिला के युद्ध तो जरूरी, कुछ लोग कहते हैं ना नहीं बाकी सारे संसाधन काम नहीं आएंगे, कोई भी साधन काम नहीं आएगा, बातचीत वगैरह सब कर लिया लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध ही इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य सभी शांतिपूर्ण समाधान, यानी बैठ के बात करना, नेगोशिएट करना, सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब युद्ध ही बचा एक रास्ता, तब आप युद्ध कर सकते हो। तो न्याय युद्ध किसे कहते हैं? जब संघर्ष को हल करने के अन्य सभी शांतिपूर्ण साधन समाप्त हो जाए तब आप युद्ध कर सकते हो। लेकिन युद्ध यहाँ पे अंतिम विकल्प के रूप में, यानी सारे विकल्प आपके खत्म हो गए हैं, बंद हो चुके हैं, बाकी रास्ते युद्ध के अलावा कुछ बचा नहीं, तब जाके आप युद्ध कर सकते हो। अब युद्ध में भी आपको क्या करना है? तो ये जो युद्ध कहलाएगा ये न्याय युद्ध कहलाएगा दोस्तों। संघर्ष विमुक्त शत्रु। संघर्ष विमुक्त शत्रु का मतलब है कि जो शत्रु है, हमारा दुश्मन तो है लेकिन वो संघर्ष नहीं कर रहा है ना, संघर्ष से जा रहा है, पीछे हट रहा है, तब आपको उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है। निहत्थे व्यक्ति, जिसके पास हथियार नहीं है उसके ऊपर, या फिर आपके सामने आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारें, यानी जो संघर्ष से पीछे हट रहा है या उसके पास हथियार नहीं है या उसने आत्मसमर्पण कर दिया हो, तब आपको उसके ऊपर युद्ध भले ही चल रहा हो लेकिन आपको कोई आक्रमण उस पर नहीं करना, उसको नहीं मारना है। ये है न्याय युद्ध। तो न्याय युद्ध क्या है? युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना, बाकी सारे जो विकल्प खत्म होने के बाद, और उसमें भी क्या है कि निहत्थे आदमी आत्मसमर्पण कोई कर दे तो उनके ऊपर आपको अटैक नहीं करना है। अब अगला क्या है? निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली। एक तो युद्ध हो गया एक रास्ता, तो पारंपरिक सुरक्षा अगर आपको स्थापित करनी है तो क्या रास्ता आपके पास? या तो युद्ध करो, तो युद्ध तो आपको अंतिम उपाय के रूप में आपको यूज करना है। फिर निशस्त्रीकरण। देखिए, निरस्त्रीकरण का मतलब है सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत या प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियार से बाज आए। निरस्त्रीकरण का मतलब तो ये है कि चाहे कोई कितनी बड़ी ताकतवर कोई भी हो, कोई भी देश हो या कितना ही छोटा हो, उनको कुछ खास किस्म के हथियार प्राप्त करने से उन्हें बाज आना चाहिए, वो हथियार नहीं बनाने चाहिए। मतलब उदाहरण के लिए क्या इस प्रकार के प्रयास हुए हैं? तो 1972 की जैविक हथियार संधि हुई थी 1972 में,
बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC, इसको याद रखिए क्योंकि एक बाद में आएगी CWC। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ये 1972 में है। इस संधि पर कुल 155 देशों ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों। तो BWC 1972, 155 देश। एक और संधि एसी का उदाहरण जिसमें जैसे जैविक हथियार प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा है रासायनिक हथियार संधि 1992। तो पहली BWC कब हुई? 1972। इसके 20 साल बाद CWC मतलब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, CWC। इस पे कितने देशों ने साइन किया? 181, 181। तो देखिए वो एक तो 1972 में हो गया, उसके 20 साल बाद में। दोनों सन आपको जस्ट याद रखने की 72 है तो उसके 20 साल बाद में मतलब 92। अब वहाँ पे 155 देशों ने किया तो जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा देश आएंगे क्योंकि नए नए देश इस तरह के प्रयासों से जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ 181 देश है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन हो कि BWC और CWC में से पहली कौन सी हुई? तो B पहले आता है ना, ABCD देखिए तो BWC। ये जस्ट लॉजिकल है, आपको याद रखना। तो BWC और CWC, तो B वाला कैपिटल जो लेटर है वो पहले आ रहा है, यहाँ पे C बाद में आ रहा है। तो BWC और CWC। फिर हैं अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण ये देखिए सबसे स्पष्ट है, हथियारों को विकसित करना और उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है, यानी कंट्रोल करना है ना। यानी कुछ नियम बने, उन नियमों का पालन करना ताकि जो हथियार हैं वो हर कोई पीछे नहीं पड़े कि हमें हथियार बनाने हैं। इस तरह की जो संधि है वो सन 1972 में हुई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ABM। तो एक तो 1972 में और कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है ना, 155 देशों ने साइन किए थे। और ABM हुई है 1972 में। इस पे हस्ताक्षर किसने किए? 2 देशों ने, जो दोनों महाशक्तियाँ थी, USA और USSR, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने। क्या था इसमें प्रावधान? देखिए प्रावधान थे कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना, यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको रक्षा कवच के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये ABM में प्रावधान था, है ना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972। दूसरा क्या था कि इसके व्यापक उत्पादन से रोकना, कि इस तरह की जो मिसाइलें हैं, आप अगर ये संधि नहीं होती है तो दोनों देश, मान लो अमेरिका ने 5 मिसाइलें बनेगी तो आपको क्या लग रहा है? सोवियत संघ फिर 10 मिसाइलें बनाएगा। जैसे ही सोवियत संघ 10 बनाएगा तो अमेरिका फिर 20 बनाएगा, वो 20 बनाएगा, वो 30 बनाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा? हथियारों का ढेर बढ़ जाएगा। तो ऐसे उत्पादन को रोकना, इस मिसाइल उत्पादन को रोकना इसका उद्देश्य था। अब सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट 2 बोलते हैं। ये भी जो है इन दोनों ही देशों के बीच में हुई थी और हथियारों के उत्पादन को कम करना मतलब इस संधि का उद्देश्य था। फिर देखिए परमाणु अप्रसार संधि 1968 में। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पूछा जा सकता है, NPT की फुल फॉर्म। तो न्यूक्लियर नॉन पॉलिफेरेशन ट्रीटी, ठीक है, NPT 1968। इसमें क्या प्रावधान था कि सन 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था, वे संधि के तहत उनको हथियार रखने की अनुमति दी गई। यानी एक संधि हुई दोस्तों जिसमें ये माना गया, एक डेडलाइन मान ली गई कि 1967, ठीक है, कि 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। और उसके बाद अब कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनेगा और परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता, और जो भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है वो उन्हें देगा भी नहीं। तो अब आपके जहन में एक प्रश्न आता है कि कौन कौन से देश थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया। तो जो आज सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, उन 5 देश वो लगभग परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए थे इस संधि के तहत, ठीक है ना। और वो कौन कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो एक तरीके से देखें तो बाकी देशों के लिए रास्ता बंद करना था कि जिन्होंने परमाणु हथियार हासिल कर लिया वो ठीक है, वही बने रहेंगे, बाकी कोई प्राप्त नहीं कर सकते। तो भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। इसीलिए भारत पर प्रतिबंध लगाए गए कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हो। जबकि भारत ने कहा ये भेदभावपूर्ण संधि, अगर परमाणु हथियार हटाने तो आप भी बंद करो, ठीक है, हम भी छोड़ देंगे, लेकिन कुछ देश ये हथियार रखेंगे क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चाइना के पास में परमाणु हथियार है और 1962 में उसने अटैक भी किया। तो भारत को अपना सुरक्षा का नजरिया देखना पड़ेगा उन्हें, तो इसीलिए उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। तो ये संधि थोड़ी भेदभावपूर्ण थी, थोड़ी तो क्या है, पूरी तरह भेदभाव है कि कुछ देशों को तो परमाणु हथियार रखने की अनुमति दे रही है और बाकी देशों को रोक रही है। फिर है विश्वास बहाली। अगला रास्ता कौन सा है? विश्वास बहाली। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में यह बात मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों
से देशों के बीच में हिंसाचार कम किया जा सकता है। यानी कुल मिला के है कि युद्ध या अस्त्र नियंत्रण ये सब बात की बातें हैं। कई बार जस्ट बात करते हैं और बैठ के बातचीत के द्वारा, वार्ता के द्वारा ही जो है समस्या का समाधान निकल जाता है और युद्ध और जैसी हिंसक जैसी घटनाएं हैं उसे टाला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, विचारों का नियमित आदान प्रदान, यानी कुल मिला के नियमित बैठ के होती है, बातचीत होती है और बातचीत के द्वारा ही समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो इस पारंपरिक सुरक्षा की अगर बात करें दोस्तों, तो फाइनली वापस बात वही खत्म होती है। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसमें ये माना जाता है कि सैन्य बल ही खतरा है और सैन्य बल ही इसका प्रयोग करते हुए ही उसकी सुरक्षा की जा सकती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसका बुनियादी अर्थ तो ये है कि खतरे से आज़ादी, ठीक है। लेकिन परंपरागत जो सुरक्षा उसमें ये है कि सैन्य खतरा है। जो भी खतरे की हम बात कर रहे हैं कि देश के बाहर से कोई सेना जो है, कोई और देश है वो अटैक करेगा या देश के भीतर कोई सरकार के विरुद्ध कोई हथियार उठा सकता है। और इन समस्याओं का समाधान भी कैसे करना है, सैन्य बल ही रास्ते के रूप में इनको दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम सुरक्षा की जो अपरंपरागत धारणा है और जो चीज़ें बची हुई इस पार्ट की वो कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।